लगभग प्रतिरक्षा वाला पोर्शन पूरा कर दिया है। सबसे पहले इसे प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसे कितने प्रकार की होती है, उसके अलावा प्रतिजन, प्रतिरक्षी, कल पूरा हमने प्रतिरक्षी की संरचना जो कि अंग्रेजी के अल्फाबेट वाई की तरह होती थी, उसकी संरचना कैसे होती है, हेतु क्या होता है, और लास्ट में प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे 5 प्रकार है, IgA, IgD, IgG, IgE और IgM, और उनका क्या क्या रोल है। आज हम शुरू करेंगे रक्त समूह, ठीक है। तो रक्त समूह के बारे में पहले हम बताएंगे रक्त क्या चीज है। रक्त यानी कि ब्लड। ब्लड क्या है? डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट immunity and its various types, such as 2 types of immunity, antigen, antibody, structure of antibody and types of antibodies. Today we will discuss about blood and blood groups. Please note that what is blood? रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अर्थात लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, इसको हम कहते हैं फ्लूइड। तरल माने होता है फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का होता है, चिपचिपा होता है। फिजिक्स में एक भाषा है श्यान, चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है, लाल है, चिपचिपा द्रव होता है, और जो शरीर में, ठीक है, हृदय से अंगों की ओर और अंगों से वापस हृदय की ओर निरंतर बहता रहता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जो कि रेड कलर में होता है, स्टिकी होता है एंड विस्कस होता है, which flow from heart to the organs and from organs to the heart. It carries various useful materials towards the body and towards the exterior. यानी कि ये शरीर में के विभिन्न अंगों को, शरीर के विभिन्न अंगों को उपयोगी पदार्थ ले जाता है, उपयोगी पदार्थ ले जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि खाद्य पदार्थ, दवाएं, ये सब अंगों को ले जाता है। और अंगों से वापस अपशिष्ट पदार्थ जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, कीटोन बॉडी, इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का काम करता है। इसका मतलब यह शरीर का परिवहन तंत्र है। जैसे एक देश में ट्रेन में बसें चलती हैं, लोग यहाँ के सामान को वहाँ पहुँचाती है, वहाँ पे पहुँचाती हैं, उसी तरह रक्त एक परिवहन तंत्र का मतलब, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, परिवहन तंत्र। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लाल रंग का होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, और यह हृदय से अंगों की ओर या अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। यह विभिन्न अंगों को उपयोगी पदार्थ ले जाता है और विभिन्न अंगों में बने हुए अपशिष्ट पदार्थ को वापस उत्सर्जी अंगों तक लाता है। ये इसका मुख्य काम है। अब है कि रक्त का संगठन क्या है, एक्चुअली इसमें किससे बना होता है रक्त, ठीक है। तो रक्त को हम देखेंगे, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इट इज मेड अबाउट 2 पार्ट्स। नंबर 1 है प्लाज्मा, जो इसका तरल भाग है, लिक्विड भाग है, और दूसरा है इसका क्या, ठोस भाग, जिसे कहते हैं हम रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं ये इसका ठोस भाग है, ये तरल भाग है, और ये इसके ठोस भाग है। ठोस भाग में विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं आती हैं, ठीक है। तो जो तरल भाग है, यह संपूर्ण ब्लड का अगर वॉल्यूम या आयतन देखा जाए तो ये आधे से अधिक अर्थात 55% भाग, अर्थात रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, जबकि रक्त कोशिकाएं केवल 45% होता है, यानी आधे से कम है, ये आधे से ज्यादा है। अगर हम प्लाज्मा को देखेंगे, केवल प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा का जो संगठन है, ठीक है, उसमें 90 से लेकर 92% तक प्लाज्मा का अधिकांश भाग, 90 से 92% भाग केवल जल होता है, ठीक है। और शेष जो है 8 से लेकर 10% जो बचता है, उसमें
से 9% होता है, और मुश्किल से 0 से लेकर 1% के बीच में आपको 1% 0 तो नहीं कह सकते, 1% क्या होता है, अकार्बनिक भाग होता है, अकार्बनिक भाग, ठीक है। और इस कार्बनिक में से भी जो है अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का, जिसमें 3 तरह के प्रोटीन प्रमुख हैं। नंबर 1 एल्ब्यूमिन, नंबर 2 ग्लोब्यूलिन, और नंबर 3 आता है फाइब्रिनोजन। ये 3 तरह के प्रोटीन प्लाज्मा में पाते हैं। एल्ब्यूमिन जो कि पराशरण संतुलन, जल और खनिजों का संतुलन बनाए रखता है, इसलिए जो कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस या पराशरण संतुलन बनाए काम करता है, पराशरण संतुलन बनाने का कार्य करता है, अर्थात शरीर में जल और खनिजों की सांद्रता के लिए। ग्लोबुलिन हमने कल बताया था आपको, जो प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन यही है ग्लोबुलिन, ये हालांकि 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं यही प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी कहते हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजी और आईजीएम, यही वो ग्लोबुलिन है। और तीसरा है फाइब्रिनोजन, जो है यह रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का, क्योंकि जब कभी चोट लगती है, घाव होना है, शरीर से रक्त बहता है, ठीक है, तो शरीर को रक्त से कमजोरी आ जाती है, बीपी कम हो जाएगा, ऐसे में उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपने आप एक सिस्टम होता है, वो कटे हुए भाव पर थक्का बहता है, रक्त का बहना बंद हो जाता है। ये 3 काम है। इसके अलावा जब संक्रमण होता है तो उसमें वसा, लिपिड जिसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट या अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये होता है कार्बन। और अकार्बनिक भाग में, अकार्बनिक भाग में जो है मुख्यतः खनिज होते हैं, जैसे धनायन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये धनायन हो गए। सोडियम Na+, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जबकि ऋण आयन में आप देखेंगे यहाँ क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आदि होते हैं। और इसके अलावा कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली हुई होती है। इस प्रकार इस सब से मिले हुए को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ ब्लड कैन डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। वन इज लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा, व्हिच इज स्लाइटली मोर देन solid portion. It is the quantity of 55% of the volume of the blood is called plasma, liquid part. Okay? And the second part is called blood cells or blood corpuscles, which is called solid part. It is slightly below than 45%. When we took plasma is a light yellow colored liquid, which is composed of about 90 to 90% from water and 8 to 10% of organic plus inorganic substances. The plasma also composed of 90 to 90% from water and 8 to 10% of organic and inorganic compounds. If we divide this plasma, the organic compounds are from 8 to 9% and 1% about inorganic substances. Inorganic substances, protein is the most important. Protein is the most important, which is mostly 8 or 9%. Proteins are of 3 types. Number 1 is called albumin. Albumin, which maintains minerals and water in the blood. It means it maintains osmotic balance. Number 2 is globulin. Globulin. It is that globulin which makes antibodies. Yesterday I have told you there are 5 types of
And number third type of protein is called fibrinogen. Fibrinogen. It makes the clotting of blood and prevent the blood from bleeding from the body. Okay, and remaining 1% of inorganic, in which two types of ions are present. Cations are sodium, potassium, calcium, magnesium. These all are cations, while chloride, phosphate and bicarbonates are anions. Rather than some amounts of O2, N2 or CO2 also dissolved in plasma. So all the inorganic, organic and water combines makes plasma, which is the liquid part of fluid. Now we come to the solid part. हाँ, तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, ये बहुत छोटी होती हैं इसलिए इनको हम कणिकाएं भी कहते हैं। कोशिका कणिकाएं एक ही बात है, जिनको शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्बन सेल्स। दूसरे होते हैं आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, इन्हें कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स और कार्बन सेल्स। और तीसरे कहलाते हैं आपके प्लेटलेट्स, ठीक है, जिन्हें डिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, यानी कि डिम्बाणु कहते हैं। दो नाम हैं, आरबीसी और इरिथ्रोसाइट, WBC और ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। नाउ फर्स्ट पहला देखो आरबीसी, ये रंग में लाल होते हैं। जितने प्रकार के भी रक्त कणिकाएं हैं, इन सब का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बोन में अस्थियों के अंदर एक चिकना बसी पदार्थ होता है, उससे होता है। उसमें 2 तरह का होता है, एक लाल अस्थि मज्जा, एक श्वेत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा से निर्माण होता है। जबकि लेकिन भ्रूणी अवस्था में लीवर यानी यकृत और प्लीहा में भी इनका निर्माण होता है। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, वो भी लाल रंग के। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी आरबीसी बनने के 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। और ये उभयावतल होते हैं, अर्थात इनके दोनों तल क्या होते हैं? अवतल होते हैं। जो वृत्ताकार तो होते हैं गोलाकार, और उसमें दोनों तल होते हैं अवतल, इधर से भी अवतल और इधर से भी अवतल। जैसे आप 2 प्लेटें ऐसे जोड़ रहे हैं, एक प्लेट ऐसे और ये खुद क्या है? वृत्ताकार है। तो ये वाला तल भी अवतल और ये वाला तल भी अवतल, इसको कहते हैं उभयावतल, बाइकॉन्केव। जब इनका निर्माण होता है तो इनमें केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और अन्य सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, सब्सट्रेट हैं। यानी कि ये कोशिकाएं तो है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी या लाल कणिकाएं परिपक्व होती हैं तो ये केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का परित्याग करते हैं, अर्थात केंद्रक विहीन हो जाते हैं। और उसके स्थान में क्या पाया है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, जो कि एक लाल रंग का श्वसन वर्णक है। वह लाल रंग का श्वसन वर्णक, लाल रंग का श्वसन रंजक या वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल रंग के दिखाते हैं, या हमारा रक्त लाल रंग का होता है। क्योंकि जितने भी कोशिकाएं हैं उसका 99% कौन होते हैं? आरबीसी होते हैं। एक स्वस्थ युवा पुरुष में इसकी संख्या 52 से लेकर 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। यानी कि 1 घन मिलीलीटर रक्त में पुरुषों में इनकी संख्या 52 से 55 लाख तक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए
लाख है, जबकि महिला में थोड़ा कम होते हैं, 46 से लेकर 48 लाख तक, 2-4 लाख की कमी है। और उनके बॉडी साइज से हो सकता है, इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो कहने मतलब है, ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति 80 मात्रा में होती है। इनका लाइफ स्पैन या जीवन काल 120 दिन का होता है। इनकी स्ट्रक्चर उभयावतल यानी बाइकॉन्केव होती है, दोनों तल अवतल होते हैं। और इनके अंदर एक लाल रंग का श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। इसी कारण इनका रंग लाल होता है और पूरे रक्त में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, संपूर्ण रक्त ही लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि हमने देखा प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। लेकिन इनकी अधिकता के कारण संपूर्ण रक्त लाल है। और इनका मुख्य कार्य है क्या, और शरीर में O2 और CO2 का परिवहन करना। O2 और CO2 यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर अंगों की ओर जाता है और वहां उनको छोड़कर वापस CO2 को कहाँ लाता है, फेफड़ों में लाता है और उसको बाहर निकालता है। यानी कि गैसों का परिवहन, O2 और CO2 का परिवहन, या संक्षेप में कह दो श्वसन में सहायता करना, श्वसन में सहायता करना। 120 दिन बाद इनके ये रिटायर्ड हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए आरबीसी बन जाते हैं और इनको फिर प्लीहा में ले जाते हैं, जहाँ क्रश करते हैं। प्लीहा के बाद आते हैं लीवर में, और लीवर में इनको पीस करके है पित्त रस बनाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। दूसरा आता है यही सॉलिड हो। These are 3 types of blood cells. Number 1 RBC red blood cells or erythrocytes. Number 2 WBC white blood cells or leukocytes. And number 3 platelets or thrombocytes. Now first RBC. RBC are produced in bone marrow, but in embryonic stage or nascent baby, it also produced in spleen or liver. Spleen or liver. But in adult stage, they are produced in bone marrow. The bone marrow is red colored. So their lifespan is 120 days. 120 days, and their structure is biconcave. It means both the surface are concave. So concave. There is initially when the RBC are formed, they have all cellular organs such as nucleus, such as mitochondria and other organs. But at the time of maturity, they lose nucleus and mitochondria. Lose. It means a mature RBC has no nucleus and no mitochondria. Okay? In place of that is a big pigment is called hemoglobin. Is present inside the RBC. Due to the hemoglobin, which is a red pigment, which is called respiratory pigment, the RBC are red colored, and also our blood is red colored. Because the number of RBC are about 99% of total blood cells. Total blood cells का ये 99% होते हैं, whether these are only 1%. ठीक है? This hemoglobin carries O2 and CO2 in the body. From lungs, O2 combines with hemoglobin and reaches to the different organs, and O2 is released, and wind towards CO2 carries from organs to lungs. So hemoglobin carries O2 and CO2, transport of oil. Number 2, श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत WBC ये केंद्रक युक्त होते हैं, इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है। इनकी संख्या एक वयस्क मनुष्य में 6000 से लेकर 10,000 के बीच होती है, औसतन 7.5 से 8,000। तो ये रेंज है 6000 से लेकर 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। इसका मतलब है प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि आरबीसी जहाँ 50 से 52 लाख थे पुरुषों में और 46 से 48 लाख थे महिलाओं में, वो लाखों में थे, केवल हजारों में। इनकी संख्या बहुत कम होती है। यदि हम आरबीसी
और WBC की तुलना करें तो ये लगभग 7000:1, यानी कि 7000 RBC पर लगभग 1 WBC होता है। इतने कम होते हैं, लेकिन ये केंद्रीकृत होते हैं और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये अमीबीय आकृति के होते हैं, अमीबीय आकृति के होते हैं, अर्थात अपनी आकृति बदलते रहते हैं। और इनमें केंद्रक भी क्या होता है, बहुपिंडकीय, यानी कि बहुपिंडकीय केंद्रक होता है, मल्टी लोब होता है। और ये हमारे शरीर को विभिन्न संक्रमणों से या रोगों से मुक्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें शरीर की सुरक्षा सैनिक भी कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ WBC से क्या इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। ये केंद्रकृत होते हैं, इनकी संख्या 1 घन मीटर वर्ग में 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच होती है, औसतन 7 या 7.5 के आसपास होती है। ये अमीबीय आकृति होते हैं, बहुपिंडकीय का केंद्र होता है और ये शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त कराते हैं, इसलिए इनको शरीर के सुरक्षा सैनिक भी कहते हैं। इनका जीवन काल 2 से लेकर 7 दिन, यानी कि फ्रॉम 2 to 7 days जितना होता है, इनके स्थान पर नए बनते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, द WBC are also formed in the white bone marrow. White bone marrow. They are nucleated, and their number is from 6,000 to 10,000 per cubic mm. It means they are very less in number in comparison to RBC. They are amyloid shaped. Their nucleus is multi-lobed and they protect our body from antigen or outer infection. So these are called soldiers of our body. Their lifespan is about 2 to 7 days. And after they are replaced by the new WBC. They also divide. WBC is also divided into 2 parts. Number 1, granulocytes and agranulocytes. इसका मतलब ये होता है कि जिन RBC के अंदर, WBC के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और ये होते हैं 3 तरह के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स। और these are the 65% of total WBC. While agranulocytes have only one big nucleus. They are of 2 types, monocyte and lymphocyte. They are only 35% of the total WBC. हिंदी मीडियम वालों, श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक कणिकीय है, यानी कि जिनके जीव जल में कण की संरचना पाई जाती है, और दूसरा होता है अकणिकीय, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकीय 2 प्रकार 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स उदासीन रंजी, बेसोफिल्स क्षारीय रंजी और एओसिनोफिल्स अम्लीय रंजी। ठीक है, और ये संपूर्ण श्वेत रक्त का 65% होते हैं। जबकि अकणिकामय वाले क्या होते हैं, उनमें उनके जीव जल में कणिकाएं नहीं होती हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है मोनोसाइट और एक का नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के आगे देखेंगे आप बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। और यही बी लिम्फोसाइट्स क्या कराते हैं, किसी प्रतिजन से टकरा कर क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, जो कल चर्चा की थी, वो वहाँ बी लिम्फोसाइट शब्द आएगा। तो इस प्रकार से ये है। और अब आओ तीसरा है प्लेटलेट्स। ये अस्थि मज्जा के अंदर मेगाकैरियोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं, उनके टूटने से बनते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स के टूटने से बनते हैं। ये भी केंद्रक विहीन होती हैं, इनमें भी केंद्र नहीं होता, इसमें भी केंद्रक विहीन होते हैं, यानी न्यूक्लियस लेस केंद्रक विहीन होते हैं। ठीक है, और इनका जीवन काल 2 से लेकर 10 दिन का होता है। और इनका मुख्य काम है, जब कभी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, रक्त बहता है, तो ये चोट लगे स्थान पर आकर थक्का बनाने में मदद करते हैं, अर्थात रक्त को बहने से रोकते
प्लेटलेट्स विच इज आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड इन बाय द degradation of megakaryocyte cells. They are nucleus-less. Their life span is about 2 to 10 days. 10 days. Their main function is to prevent of bleeding from the wounded or part, so that they help us from bleeding. तो रक्त को सही प्रकार होगी। अब आ जाओ रक्त के बारे में। अब आ जाओ रक्त समूह। दिखने में सभी लोगों का रक्त एक समान होता है, एक समान होता है, परंतु वास्तव में रक्त एक समान नहीं होता, ठीक है। रक्त समूह में वर्गीकरण सबसे पहले ब्रिटिश यानी अंग्रेज ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1901 में किया। 1901 में किया। उनके अनुसार हमारा जो रक्त है वह सबका रक्त एक समान नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ विशेष प्रतिजन पाए जाते हैं या एंटीजन पाए जाते हैं। तो उन प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने रक्त को 4 समूहों में बांटा, 4 ग्रुप में बांटा। 4 ग्रुप में कौन सा? नंबर 1 ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 ए बी और नंबर 4 ओ। जैसे बोला है रक्त समूह, पहले ये माना जाता कि सभी रक्तों का वजन एक जैसा होता होगा, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1901 में रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीजन या एंटीजन के आधार पर उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संपूर्ण रक्त को 4 समूह या 4 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और ओ। यानी कि ये एंटीजन तो 2 ही थे, एक ए और एक बी। अब ये एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो बाहरी पदार्थ है जो हमारे आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है, आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति में ए प्रकार का था तो ए एंटीजन, एक समूह है, एक ग्रुप का मतलब है ए एंटीजन। जिसमें तीसरा क्या था तो दूसरे प्रकार का एंटीजन था, हो गया आपका बी ग्रुप। यानी ए एंटीजन है तो ए ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ग्रुप, और दोनों एंटीजन पाए जाते हो तो उसे कहते हैं ए बी ग्रुप। यानी कि इसमें एंटीजन दोनों ही पाए जाते हैं। एकमात्र ओ ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ए ग्रुप में ए एंटीजन, बी ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ग्रुप में दोनों एंटीजन, लेकिन ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इस प्रकार से एंटीजन केवल 2 है, एक ए है और एक बी है। अगर वो अकेले हैं तो ए बी ग्रुप, ए और बी ग्रुप, दोनों साथ में हैं तो ए बी ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार के समूह को ए बी ओ समूहकरण या ग्रुपिंग कहते हैं, ए बी ग्रुपिंग कहते हैं। अब इसके बाद एक ग्रुप और है, वो आरएच वाला, वो हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए आप हमने रक्त क्या है, रक्त का संगठन और रक्त समूह क्या होता है, उसका खोज किसने की और किस आधार पर की, आज इतना पढ़े। कल हम आगे इसके आगे प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के बारे में बताएंगे और आरएच के बारे में भी बताएंगे।